बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, CS 101 के शॉर्ट लेक्चर्स का सिलसिला हमारा जारी है और आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम हमारे जो हैंडआउट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उसके मुताबिक मॉड्यूल नंबर 10 और 11 जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ये 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर। आज कुछ दो चीज़ें मैं आपको, एक तो हिस्ट्री है इसलिए थोड़ी सी डिटेल में आपको बतानी ज़रूरी है, और दूसरा मैं आपको बाइनरी नंबर के ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो आपको मैंने सिखानी है कि बग़ैर ज़रब के आप किस तरह एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में तब्दील कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में तब्दील कर सकते हैं। ये मॉड्यूल 10 और 11। जी स्टूडेंट, तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है एबाकास से। कुछ लोग इसको एबैकस पढ़ते हैं, कोई एबाकास पढ़ते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो मशीन नज़र आती है, ठीक है जी, जिस मशीन के ज़रिए कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता था मैकेनिकली, वो हमारे पास एबाकास है। यही शक्ल आपको मिलेगी इसकी नेट के ऊपर भी। ये ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के अंदर और चाइना के अंदर जो हैं वो इसके रूट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो लकड़ी का एक फ्रेम सा बना हुआ है जिसके अंदर ये रॉड्स हैं, और इन रॉड्स के अंदर जो है वो बीड्स, जिसे बीड्स कहते हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, तो ये तस्बीह के दानों की तरह जो है ना वो इसके अंदर डाले होते थे। और इसमें जो फ़र्क होता था वो ये था, मुख्तलिफ जगह पर अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जी, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो था चाइनीज़, जापानीज़, ग्रीक और रोमन जो हैं वो अपने बच्चों को एज़ एक कह लें कि गेम बच्चों को दिया जाता था, ठीक है? और उस वो बच्चे जो होते थे वो इसके ज़रिए बेसिक कैलकुलेशंस जो हैं वो परफ़ॉर्म किया करते थे। ठीक है जी, ये कैलकुलस। अच्छा, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो इसकी रूट्स हैं कंप्यूटिंग की, ये जब हम मुख्तलिफ विकिपीडिया पे भी आप पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जो जो मशीन जो है वो पिछले 200, 300, 400 साल में पाई गई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसे कंप्यूटर की हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहली जो मशीन इसके अंदर आई थी वो आ गया हमारे पास एबाकास की। एबाकास के बाद जो दूसरी मशीन इसके अंदर आई है वो हमारे पास है गॉटफ्रीड लेबनीज की। ठीक है जी, ये साइंसदान था, इसने कुछ काम किया, फिर ब्लेस पास्कल ने भी इसके ऊपर काम किया, और फिर उसके बाद चार्ल्स बाबेज ने भी काम किया। क्योंकि आप लोग CS 101 के स्टूडेंट हो, आपने क्विजेस भी करने होते हैं और आपने मिड टर्म के अंदर भी जो MCQs आपके पेपर में आते हैं, तो आप इन के नाम, इनके जो कंट्री नेम है वो भी याद कर लीजिएगा, और जो इनके ईयर्स हैं इनको भी आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हों तो उनमें तो इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन चूंकि MCQs जो हैं वो आपके सिलेबस का और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो हैं ये इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाते हैं। इस तरह की जो डेट्स वगैरह से रिलेटेड आपका डाटा होता है, तो इसलिए अगर आप इसको देख सकते हैं और आप इसे जो है ना वो इन डेट्स वगैरह को, इनके नाम को और इनके कंट्रीज़ को जो है वो आप याद कर सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जी जिन्होंने, ये आम तौर पे इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी जो है वो किसी न किसी मसरूफ़ियत के तहत कुछ मशीनें बनाई, जिन मशीनों को इन्होंने अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया, और वो मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हुई। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जी यहाँ पर, ये सबसे पहले एक आपको नज़र आ रहा है, ये गियर टेक्नोलॉजी थी जो ब्लेस पास्कल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है जी। इसे पास्कलाइन कहते थे, और अगर आप देखें तो इसके ऊपर ना वो डायलर से बने हुए हैं, और यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि ये नंबर हैं, यानी ये आपके पास डिजिट होते थे। अगर आप 5, 3, 2 लिखना चाहते थे तो आप इस तरह इन डायलर्स को घुमाकर यहाँ पर रकम कर देते थे, ठीक है? और उसी तरह जो है वो आप इनको यूज़ कर लिया करते थे, ठीक है जी?
उसके बाद अब हमारे पास पंच कार्ड की टेक्नोलॉजी आई। पंच कार्ड जो थी ये कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली इनपुट की जो थी वो टेक्नोलॉजी थी, ये याद रखिएगा जी। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हरमन हॉलीरैथ ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और ये आईबीएम कंपनी जो जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है 1860, ये हरमन हॉलीरैथ का इरा है। 1890 की सेंसस के अंदर इसने एक पंच कार्ड मशीन जो है उसको इलिस्ट्रेट बनाया था। ये पंच कार्ड जो है ये बहुत पुराने तक भी मतलब बहुत अरसे तक ये यूज होते रहे हैं। ये मशीन के अंदर इनपुट करने के लिए हम इनको आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह ये आप देख रहे हैं पंच कार्ड सा एक बना हुआ है, ये भी टेक्नोलॉजी या रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर जो है ये भी हमारे पास आता है। उसके बाद दो चीजें थी रूट्स के अंदर, या मैकेनिकल ड्रिवन डिवाइसेस थे या इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन डिवाइसेस थे। ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन, यानी जिनके अंदर आप कह लें आईसी, ट्रांजिस्टर, इस तरह की चीजें मौजूद थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन मशीन्स हैं जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में आपको मिलेंगी। और कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिस तरह की ऊपर गुजर गई हैं, एबैकस उनमें से है, पास्कलाइन उनमें से है। ये मशीनें ऐसी थी जो कि हमारे पास सिर्फ गियर ड्रिवन मशीनें थी। जिस तरह ये देखें उसने सबसे पहले पास्कल का नाम दिया, लेबनीज का नाम दिया और बाबेज ने जो मशीनें बनाई, लेबनीज पास्कल ने जो बनाई थी उसका नाम जो था वो पास्कलाइन था। लेबनीज की बनाई हुई मशीन का नाम मुझे याद नहीं है, और चार्ल्स बाबेज ने जो मशीन बनाई थी उसका नाम डिफरेंस इंजन या इलेक्ट्रॉनिक्स एनालिटिक इंजन था। जी, उसके बाद आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर जो है ये 19वीं सदी के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ। उस वक़्त फिर हमारे पास सबसे पहले 1940 के अंदर और 1944 ये इरा बनता है, हम इसको 1940s का नाम देते हैं। जॉर्ज स्टिबिस जो है इसने 1940 के अंदर एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन तैयार की थी जिसे मार्क 1 का नाम दिया गया था, ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो थे आईबीएम के ओनर थे और आईबीएम के इंजीनियर थे, हार्वर्ड एकन ने जो है वो इन मशीन्स को बनाया था जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप देखा इसने कि ये मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गई और मैकेनिकल भी होगी। जो पहली सबसे पहली प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है जिसके अंदर कोई भी चीज मैकेनिकली हैंडल नहीं होती थी उसका नाम था एनिएक। एनिएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये सिनोनिम, ये जो इसका एब्रीवेशन है और इसकी जो फुल फॉर्म है इसका भी आपको पता होना चाहिए। किसने बनाया था जी? जॉन मार्चले ने। और प्रेसर एकर्ट ने जो है ये बनाया था मोरे स्कूल के अंदर। ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर एनिएक 1। क्या खूबी है इसकी या क्या यूनिकनेस है इसकी? इसकी यूनिकनेस ये है कि ये कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली फुली इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तौर पे रजिस्टर हुआ था। ये जरा इसका साइज देख लें जी। ये एक कंप्यूटर है जी जो आपको नजर आ रहा है। कहा जाता है कि ये पोर्टेबल नहीं था और ये इतनी ज्यादा लाइट यूज करता था, 140 केवी। ये देखें जी, जरा आप जरा अंदाजा लगा लीजिएगा कि कंप्यूटर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसकी कुछ खूबियां और करेक्टरिस्टिक्स देखें जी। 1800 स्क्वायर फीट जो है जी इसका साइज था। 1800 स्क्वायर फीट, यानी मेरा ख्याल है इस वक्त आप जिस रूम में बैठे होंगे उसका जो रकबा है वो 1800 स्क्वायर फीट नहीं होगा। 1800 स्क्वायर फीट होने के लिए आप अंदाजा लगा लें कि अगर 30 फीट चौड़ा हो तो 60 फीट अगर उसकी लंबाई होगी तो फिर जाके ये आपके पास जो है वो 1800 फुट बनता है। तो 1800 स्क्वायर फीट जो था वो टोटल रकबा था जो एनिएक ने ऑक्युपाई किया था। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था जो कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ उस दौर में, चूंकि उस वक्त यही सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब की। 1500 रिलेज इसके अंदर यूज हुई, 10,000 कैपेसिटर्स और इसी तरह 70,000 रजिस्टर्स। 200 किलो वाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी इसे और इसका वजन था 30 टन।
30 टन का मतलब क्या है जी, 750 मन जो है वो इसका उन दिनों में वजन था और इसकी कीमत थी, जरा कीमत पढ़ के आप हैरान हो जाएं जी, पाकिस्तानी 1 अरब रुपया तकरीबन बनता है। 4,87,000 इसकी कास्ट थी और पाकिस्तान का ये 62.5 मिलियन, दैट वाज द प्रोजेक्ट। और उस दौर में 4,87,000 US डॉलर जो थे उसकी वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ से जो आज हमारे पास 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के गैजेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहे हैं ना, जो हमें आज नजर आ रहे हैं, इनकी इब्तिदा जो है वो इतनी कॉस्टली हुई थी। उसके बाद फिर जो एडवांसमेंट थी वो बड़ी ही रैपिड एडवांसमेंट हुई। सबसे पहले जो एडवांसमेंट हुई वो ये हुई कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थी ये चेंज होके ट्रांसिस्टर बन गए, ट्रांसिस्टर चेंज होके फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बन गए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर टेक्नोलॉजी आई कि आईसी जो थे उनके साइज को रिड्यूस किया गया और प्रोसेसिंग पावर जो है वो हर 2 साल के अंदर डबल होती गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के बानी थे, उन्होंने 1976 के अंदर 1976 के अंदर जो है उन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में वो कामयाब हो गए। एक ऐसा कंप्यूटर के जो एक बंदे के टेबल के ऊपर जो है आप समझ सकते हैं कि वो पूरा आ सकता था, ठीक है। इसी तरह IBM ने पहला पीसी लॉन्च किया, पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर कि जो एक आदमी जो है वो एक वक्त में यूज कर सकता था, जिसका वॉल्यूम, जिसका साइज, जिसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन ये थी कि आप एक टेबल के ऊपर इस्तेमाल उसे कर सकते थे। IBM में 1981 के अंदर जो है वो इसे लॉन्च किया और उसके बाद फिर वेब का ज़माना आया और फिर आज हम स्मार्टफोन के दौर के अंदर मौजूद। मॉड्यूल 11 जो है ये हमारे पास है बिट्स और बाइट्स के हवाले से। अब जो बच्चे या जो स्टूडेंट तो कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये बड़ी ही बेसिक सी चीज है, और जिनका कोई थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है, जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है या वैसे कोई कंप्यूटर की बुक या कोर्स वगैरह अपना पढ़ा है, तो उनके लिए ये स्टोरेज यूनिट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर स्टोरेज में होता है जी उसे बिट कहा जाता है, बिट, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन बिट्स। बिट जो है ये मुखफ़फ़ है बाइनरी डिजिट का, यानी बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। और हम जानते हैं कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, या तो वो 0 होता है या वो 1 होता है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि बिट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, और 1 बिट कैन स्टोर या कैन कंटेन ओनली 0। अगर आपसे कहा जाता है कि जी 1 बिट है तो उसका मतलब है कि या तो उसके अंदर 0 होगा या उसके अंदर जो है वो 1 होगा, ठीक है जी। तो हर किस्म का जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो ऑडियो डाटा है, चाहे वो टेक्स्ट डाटा है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो इमेज है, नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं, कंप्यूटर के लिए ये तमाम किस्म के डाटे जो हैं वो 0 और 1 में पर मुश्तमिल होते हैं। एक वजह मैं आपको बता दूं, अक्सर हम लोग हमारे सामने एक सवाल आता है कि कंप्यूटर दुनिया की हर फील्ड में कैसे काम कर सकता है, यानी वो मेडिकल के शोबे में भी है, एग्रीकल्चर के शोबे में भी है। तो उसकी लॉजिक ये है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 पर मुश्तमिल है। उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो उसकी मादरी जुबान है, वो 0 और 1 है, जिसे बिट्स कहा जाता है। और जो डाटा भी बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर तस्वीर को बिट्स में तब्दील कर दिया जाए, वीडियो को बिट्स में तब्दील कर दिया जाए, तो वही डाटा जो है उसको कंप्यूटर समझना शुरू कर देगा। तो लिहाजा ये बिट्स जो हैं ये प्राइमरी हैं। ये इसका ओवरऑल हमारे पास एक यूनिट है जी। 8 बिट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 1 बाइट बनती है। तो ये बिट्स के अंदर नहीं, हम बाइट्स के अंदर मेमोरी की बात करते हैं। ये जो आप कहते हैं ना 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट, इसकी जरा तमीज देख लें जी। 1024 बाइट्स जब इकट्ठी होती हैं तो इससे हमारे पास 1 किलोबाइट बनता है, जिसे केबी के साथ डिनोट किया जाता है। इसमें के भी बड़ा होगा जी और बी भी बड़ा होगा। ये फर्क है जी बड़े बी और छोटे बी में, आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन यहाँ तक आपने ये समझना है कि के बी जो है ये आपके पास बड़ा होगा जी। 1024 के बी जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास 1 MB यानी मेगाबाइट बन जाता है, और 1024 MB जो है ये हमारे पास 1 GB के इक्वल होते हैं, और 1024 GB जो है ये 1 टेराबाइट के इक्वल होता है। यहाँ पर 1024 बेसिकली 2 की ताकत 10 है,
यहाँ पर एक और चीज भी अपने जहन में बिठा लें जी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है ये 2 की ताकत में चलती है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये जो 1024 है असल में ये 2 रेज टू द पावर 10 है, यानी 2 रेज टू द पावर 10 बाइट्स जो हैं ये इक्वल टू 1 KB। 2 रेज टू द पावर 10 जो बाइट किलो बाइट है ये बराबर है 1 MB के। ठीक है जी। इफ वन, अब इसके अंदर हमारे पास तरतीब क्या है, इफ 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न। जो बिट्स होती हैं इनकी तादाद से कितने हिस्से बन सकते हैं, ये एक रूल है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ जी। फर्ज करें कि मेरे पास एक बिट है, एक बिट में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, या मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ या 1 स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक बिट है, एक बिट का मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब पता क्या है, एक बिट का मतलब है कि 2 की ताकत 1। कितने डिजिट में स्टोर कर सकता हूँ, 2 की पावर 1 डिजिट में स्टोर कर सकता हूँ, और 2 की पावर 1 2 होता है। तो इसका मतलब है कि 1 बिट के अंदर या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फर्ज करें हमारे पास 2 बिट डाटा है, 2 बिट डाटा के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये 2 बिट है, पहली बिट हमारे पास एक बिट हमारे पास ये है, ये हमारे पास फर्स्ट बिट है। ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सेकंड बिट है। तो अब इसको जरा बना के देख लें। फर्स्ट बिट और सेकंड बिट, पहली बिट 0 हो सकती है, दूसरी भी 0 हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। पहली बिट 0 हो तो दूसरी जो है वो 1 हो सकती है, और इसी तरह पहली बिट जो है अगर 1 हो जाए तो दूसरी बिट जो है वो 0 हो सकती है, और इसी तरह पहली बिट अगर 1 हो जाए तो तीसरी बिट जो है वो 1 हो सकती है। अब यहाँ पर कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 2 बिट मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें टोटल 4 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं। अगर आप 1 बिट वैल्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं, या 0 या 1। और अगर हम 2 बिट बनाएंगे तो उसके अंदर 4 वैल्यूज, ये 4 कैसे हो गई, ये हो गई जी 2 की ताकत 2 के साथ, यानी ये रूल बन गया 2 की ताकत 2। तो अब जरा मुझे चैट विंडो में आप बताएंगे कि अगर हम 3 बिट्स के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, 3 बिट्स के अंदर, तो टोटल कितनी वैल्यूज जो हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं 2 रेज टू द पावर 3, यानी 8 वैल्यूज जो हैं वो 3 बिट में स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम 4 बिट्स को यूज करेंगे तो 4 बिट्स के अंदर हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं 16, और अगर हम 5 बिट्स यूज करेंगे तो उसके अंदर वैल्यूज 32 यूज हो सकती हैं, और अगर हम 6 बिट्स को यूज करेंगे तो उसके अंदर वैल्यूज हमारी 64 यूज हो सकती हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपके पास जो आपको याद होना चाहिए कि हम जितनी बिट्स कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे हमारे पास उतनी ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये आपको समझ आना चाहिए जी, ये पैटर्न जो है वो किस तरह से है। इसको ना मैं समझाने के लिए अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ। ठीक है जी, मतलब एक मैं मिसाल देता होता हूँ। फर्ज करें जी ना आपके पास एक बल्ब है, इसको जरा ध्यान से अब सुनिएगा जी। ठीक है, ये बिट्स को समझने के लिए आप समझें कि आपके पास एक बल्ब है। जब आपके पास एक बल्ब है तो आप इस एक बल्ब से कितने डिफरेंट इशारे जो हैं या कितने डिफरेंट सिग्नल अगले बंदे को दे सकते हैं। तो आप उसे बंद करेंगे तो एक सिग्नल बंद के साथ आप उसे कन्वे कर सकते हैं, फिर आप इसे ऑन करें तो एक सिग्नल आप ऑन करके उसे कन्वे कर सकते हैं। आप उसे बता दें जी 0 का मतलब ये है, और यानी ऑफ का मतलब ये है जिसे आप 0 कह लें, और ऑन का मतलब 1 है जिसे आप ये जो है ना वो 1 समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आप समझेंगे आपके पास 2 बल्ब हैं। अब 2 जो बल्ब हैं, अब इसके बाद आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि 2 जो बल्ब हैं इससे कितनी वैल्यूज या कितनी चीजें या कॉम्बिनेशन जो है ना वो जनरेट हो सकते हैं। तो 2 बल्ब से जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं उसमें आप देखें कि दोनों बल्ब को हम ऑफ कर दें, जैसे ये मैंने 0 0 बोला। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक बल्ब को ऑफ कर दें दूसरे को ऑन कर दें, फिर आप जो पहले वाला है उसे ऑन कर दें दूसरे को ऑफ कर दें, यानी 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो उससे जनरेट हो सकते हैं। अगर आपके पास अब एक कंप्यूटर के अंदर 8 बिट मेमोरी है तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर 2 रेज टू द पावर
8 नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज को समझता है, उससे ज्यादा नहीं समझता। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो मैकेनिज्म है स्टोरेज का वो 16 बिट है, 16 बिट है, तो फिर आप 2 की ताकत 16 कैलकुलेट कर लें तो वो 65,536 ऐसे सिंबल्स वैल्यूज बनेंगी जिसको आपका कंप्यूटर या आपकी मशीन जो है वो समझ सकती है। ठीक है जी। तो ये एक पैटर्न है जो आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज जो है ना ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये पैटर्न बिट की एग्जांपल है और ये वो टेबल है जो मैंने आपके सामने बनाया है। तो इसका मतलब आप इस टेबल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ ही उन्होंने ये आपको एक मिसाल दे दी। ठीक है, जी। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो हम करैक्टर है ए बी सी, इसकी ना हम कोडिंग करते हैं, इसी पैटर्न के जरिए हम कोडिंग करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उनको आस्की कोड्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ए बी सी डी ई जितने करैक्टर एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उनको हम आस्की करैक्टर्स या आस्की कोड कहते हैं। तो आस्की का एक पूरा टेबल है, अगर आप गूगल करेंगे कि जी मुझे आस्की टेबल दिखा दिया जाए तो वो आपको दिखाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आस्की टेबल के अंदर जो करैक्टर ए है ना, इसका जो कोड है वो 65 है। ठीक है, यानी आप 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके सामने 01 ये वाला बनता है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर के अंदर जो लफ्ज या करैक्टर ए है वो असल में इस बाइनरी कॉम्बिनेशन से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने आप अपने कंप्यूटर के अंदर 8 बिट कैरेक्टर्स अगर यूज करेंगे, 16 बिट कैरेक्टर यूज करेंगे, तो उससे कंप्यूटर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब ये करके देख लें जी, आप इसने बता भी दिया यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग डेसिमल वैल्यूज जो हैं वो हम किस तरह से 0101 जो है ना वो बना सकते हैं। ये एक पैटर्न उन्होंने बना के आपको दे दिया जी। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसके जरिए हम सीख सकते हैं कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह हम इन वैल्यूज को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। सारे रेडी हैं जी इसके लिए कि मैं आपको ये ट्रिक समझाता हूं कि हमने 65 को किस तरह डायरेक्टली बाइनरी में कैसे चेंज करना है, या कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाता है तो उसको आप जो है वो डायरेक्टली किस तरह से आस्की कोड जो आपको दिया जाएगा उस आस्की कोड को आप डायरेक्टली बाइनरी में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जरा समझिएगा जी। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10, 100 होता है, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो पहली पोजीशन होती है वो 2 रेज टू द पावर 0, ये 1 के बराबर है। 2 रेज टू द पावर 1 ये 2 के बराबर है। 2 रेज टू द पावर 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू बना लें, ये बनती है जी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, और ये 8 बन गई हैं। गिन लें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है तो आखिरी जो है वो 7 तक है। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पर 65 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल तरीका इसका क्या है कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे, मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ से देखें, ये जो 128, 24, 32 है, किन करेक्टर्स को जमा करके 65 बनता है, समझ आ रही है? ये जो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 है ना, इन वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यू को हम सम करें तो हमारे पास 65 बनेगा जी। ये जरा देखें जी। ठीक है, तो हमारे पास जो 65 बनेगा वो बनेगा जी 64 को, और अगर 1 को हम प्लस कर लें तो हमारे पास 65 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसके नीचे आप 1 लगा दें, बाकी सब को 0 कर दें, तो ये इनका बाइनरी नंबर बन जाएगा। ये देखें, ये उसने कन्वर्ट करके देखा है। यहाँ जिसको जमा करने से वो बनता है उस वाली बिट को ऑन कर दें, यानी उसको आप 1 कर दें, बाकी सारी 0 रहने दें, तो आपके पास ये वाला जो नंबर होगा आप इसको कन्वर्ट करके देख लें। मैं आपको यहाँ पर मेरा ख्याल है मैं करके दिखाता हूँ जी आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसका अंदाजा होगा। मैं पूरी स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। ठीक है,
एलसीएम वाला मेथड वगैरह तो है, लेकिन ये एक डायरेक्ट मेथड है जी। यहाँ पर मैं आया और मैंने गूगल के अंदर ये लिखा जी, ये देखें, मैंने गूगल के अंदर लिखा जी बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। अब हमने बाइनरी कन्वर्टर यहाँ पर देख लिया। मैं कहता हूँ जी कि 65 जो है, ये देखिएगा जी जरा, 65 इंटू बाइनरी मैंने लिखा, तो ये मुझे बता देगा जी कि 65 जो बाइनरी में है वो इसके बराबर है जी 1000000 1 के इक्वल होता है। इसके लेफ्ट पे भी एक जीरो लगी हुई है, ठीक है। अब हम कोई और नंबर कन्वर्ट करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि हम कन्वर्ट करते हैं कि 132 किसके बराबर होता है, ठीक है। 132 जो है ये अब हम बनाते हैं। तो हम जाएंगे अपने टेबल के अंदर, जो हमने टेबल देखा हुआ है, और इसमें से इन तमाम को मुख्तलिफ को जमा करके देखें कि 132 कैसे बनता है। तो 132 बनता है जी, अगर हम 128 को और 4 को जमा कर दें तो हमारे पास 132 बन जाएगा। समझ आ रही है जी। तो ये हमारे पास 132 बन जाएगा। तो 132 के अंदर क्या हो गया कि ये 1 ऑन करना पड़ेगा और ये 4 वाला ऑन करना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर हमारे पास क्या बनेगा, जरा पहले वाले में 1, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 4 के नीचे 1 और फिर 0 और फिर 0। बिल्कुल यही बनेगा शहर जो आपने बनाया है, 1 के बाद 4 0 और उसके बाद 4 नंबर पे 1। अब हम इसे गूगल से जरा चेक कर लें कि क्या हमारा नंबर ठीक है। हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके यहाँ पर 65 की बजाय 132 लिख के एंटर करते हैं, तो देख लें जी हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जबकि आप जिस तरह से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेसिमल नंबर के अंदर, और डायरेक्टली आप इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, और उसके बाद हमारा चूंकि 2 मिनट की ये वीडियो रह गई है और 2 मिनट का हमारा सेशन रह गया, सिर्फ एक एग्जांपल और करते हैं। और वो एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल कि हम बनाते हैं 140 को हम कैलकुलेट करते हैं। तो 140 के लिए हम यहाँ पर देख लें जी, एक तो 128 इसमें यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें क्या जमा करेंगे, 128 के अंदर 12 चाहिए हमें, 8 को जमा कर लें और 4 को जमा कर लें, 8 और 4 12, 128 उसके बाद जमा 8, यानी आपके पास होगा 128 प्लस 8 और प्लस 4, ठीक है। और इन वाली बिट्स को अगर हम ऑन करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी कि 1 आएगा, उसके बाद 0 0 0, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 0 0 आएगा जी। शहर को काफी अच्छे तरीके से समझ आ गई, साइम आयशा सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गई है जी। बिल्कुल इसी तरह बनेगा। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं गूगल में जाके कि क्या हमारा ठीक है। हम इसकी जगह 130 की जगह 140 लिखेंगे तो आप अपना आंसर चेक कर लें जी कि 100% आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है जी। अब अगर आपके पास क्विज के अंदर 90 सेकंड में एक कन्वर्जन आती है, तो आप उसको इस तरीके के अलावा कैसे 90 सेकंड के अंदर ज़रब तकसीम से फाइंड कर सकते हैं। तो यही सबसे बेस्ट और शॉर्टकट मेथड होता है। इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में हम किस तरह से चेंज करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा आज का लेक्चर था जी। जो पिछले लेक्चर हैं उनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उनका उनके लिंक्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी। वहां से आप वो वीडियोस देख लें। अगर आपका ये पहला लेक्चर था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसे आसानी से जो है ना वो समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।